मध्य प्रदेश के नक्सल विरोधी अभियान में एक ऐतिहासिक और निर्णायक मोड़ सामने आया है। कान्हा भोरमदेव संभाग में सक्रिय 10 कुख्यात माओवादियों का एक साथ आत्मसमर्पण न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे मध्य भारत में नक्सल आंदोलन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम है सुरेंद्र उर्फ कबीर, जो स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य रहा है और जिस पर कुल 77 लाख रुपए का इनाम घोषित था। शनिवार देर रात बालाघाट में हुए इस आत्मसमर्पण के बाद सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि बालाघाट मंडला क्षेत्र में सक्रिय सभी शीर्ष माओवादी नेताओं ने हथियार डाल दिए हैं। यह इलाका लंबे समय से नक्सल गतिविधियों का गढ़ माना जाता रहा है, खासकर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और उससे सटे घने जंगल। ऐसे में यह आत्मसमर्पण केवल संख्या का नहीं बल्कि नेतृत्व के पतन का संकेत है। राज्य की विशिष्ट हॉक फोर्स के कमांडेंट सियाज के एम ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि कबीर जैसे वरिष्ठ कमांडर का आत्मसमर्पण पूरे संगठन के मनोबल को तोड़ने वाला है। उनके साथ आत्मसमर्पण करने वाला एक और बड़ा नाम है राकेश होदी, जो डिविजनल कमेटी का सदस्य रहा है। इस सफलता के पीछे हॉक फोर्स की विशेष खुफिया इकाई की महीनों चली गुप्त रणनीति है। माओवादियों ने शुरुआत में एक विश्वसनीय वन रक्षक के माध्यम से संपर्क किया। कई दौर की बातचीत, सुरक्षा आश्वासन और रणनीतिक भरोसे के बाद 2 अलग अलग समूहों में वे कड़ी सुरक्षा के बीच बालाघाट स्थित आईजी के सरकारी बंगले पहुंचे। सूत्रों के अनुसार माओवादियों को शुरू में मध्य प्रदेश प्रशासन पर भरोसा नहीं था और वे छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण की योजना बना रहे थे। लेकिन हॉक फोर्स की निरंतर बातचीत और यह आश्वासन कि मुख्यमंत्री स्वयं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, आखिरकार निर्णायक साबित हुआ। रविवार को बालाघाट में हुए औपचारिक समारोह में माओवादियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने सार्वजनिक रूप से हथियार डाले। प्रतीकात्मक लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब इन पूर्व माओवादियों ने अपने हथियार मुख्यमंत्री को सौंपे और बदले में उन्हें भारतीय संविधान की प्रतियां दी गई। इसके बाद सभी ने वरिष्ठ मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों के साथ राष्ट्रगान गाया, जो इस बदलाव का मजबूत संदेश था। यह आत्मसमर्पण उस समय सामने आया है जब हाल ही में हुई एक मुठभेड़ के दौरान हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हुए थे। 32 वर्षीय इस बहादुर अधिकारी को 2 वीरता पदक और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल चुका था। उनकी शहादत के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाया, जिससे नक्सलियों का ऑपरेशन एरिया लगातार सिमटता गया। लौंजी, किन्नापुर, बेहर और आसपास के वन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की उपस्थिति बढ़ाई गई। दबाव का यही माहौल माओवादियों को आत्मसमर्पण की ओर ले गया। 50 वर्षीय नक्सल कमांडर कबीर ने 1995 में माओवादी आंदोलन ज्वाइन किया था। वे अंगरक्षक से लेकर प्रशिक्षक और फिर सैन्य प्रभारी तक बनी। दंडकारण्य से दरबार डिवीजन और अंत में केबी डिवीजन के सचिव तक का उनका सफर अब समाप्त हुआ। वही 42 वर्षीय होदी 2002 से आंदोलन में था और हाल ही में 2025 में सचिव पद पर पदोन्नत हुआ था। दोनों का आत्मसमर्पण केबी डिवीजन के शीर्ष नेतृत्व के पतन का प्रतीक है। इनके साथ आत्मसमर्पण करने वाले 8 अन्य कैडर 26 से 32 वर्ष के बीच के हैं, जिनमें 3 महिला कैडर भी शामिल हैं। ये सभी छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जैसे संवेदनशील इलाकों में आते हैं। कम उम्र में भटके ये युवक युवतियां अब मुख्य धारा में लौटने का रास्ता चुन चुके हैं। मध्य प्रदेश में यह बदलाव आने वाले समय में और आत्मसमर्पण की उम्मीद जगा रहा है और यह नक्सलवाद के अंत की सबसे ठोस शुरुआत मानी जा रही है। यह सफलता मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी आत्मसमर्पण नीति के लिए संघर्षों की पृष्ठभूमि में मिली है। आत्मसमर्पण नीति होने के बावजूद हाल के वर्षों में आत्मसमर्पण की इस हालिया लहर से पहले राज्य में एक भी माओवादी ने हथियार नहीं डाले थे। मध्य प्रदेश आत्मसमर्पण पुनर्वास और राहत नीति 2023 के तहत राज्य में पहला आत्मसमर्पण तब हुआ जब 23 वर्षीय कैडर सुनीता ने 31 अक्टूबर को चौरिया हॉक फोर्स कैंप में आत्मसमर्पण किया। सुनीता प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के एक वरिष्ठ सदस्य रामदेर की सशस्त्र रक्षक थी और 3 राज्यों में सक्रिय थी। मध्य प्रदेश सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत माओवादियों को 35 लाख रुपए से अधिक के पुनर्वास पैकेज मिल सकते हैं, जिसमें हथियार आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहन, आवास सब्सिडी, कौशल विकास प्रशिक्षण और संपत्ति खरीदने और विवाह के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। ये आत्मसमर्पण ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हुए जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से
माओवाद को खत्म करने के लिए 21 मार्च 2026 तक की समय सीमा तय की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।